इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। इतिहास को खंगालना ना एकदम किसी सस्पेंस वाली जासूसी कहानी का हिस्सा बनने जैसा लगता है। जरा सोचिए, हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, फिर भी हम हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की जीवन शैली और उनके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है उन खास सुरागों की बदौलत जो हमारे पूर्वज जाने अनजाने में पीछे छोड़ गए। आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के महान अतीत का ये रहस्य आखिर सुलझाया कैसे गया। मतलब एक ऐसी दुनिया जो सदियों पहले पूरी तरह मिट चुकी है, उसके बारे में आज हम इतनी बारीकी से कैसे जानते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल उन्हीं फोरेंसिक टूल्स और सुरागों का खुलासा करेंगे जिनका इस्तेमाल करके इतिहासकारों ने इन लुप्त हो चुकी दुनियाओं को वापस एक साथ जोड़ा है। धूल और मिट्टी के नीचे दबी इन सभ्यताओं को दुनिया के सामने लाना सच में कोई आसान काम नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन चीज़ों पर नज़र डालने वाले हैं वो है, पहला, इतिहास के स्रोत, दूसरा, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य, तीसरा, विदेशी विवरण, चौथा, सिंधु सभ्यता की रोमांचक खोज और अंत में प्राचीन नियोजित शहर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, इतिहास के स्रोत यानी हमारे जासूस का टूलकिट। अब देखिए, मुख्य रूप से ये 3 पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा ऐतिहासिक ज्ञान टिका हुआ है। राजाओं ने अपनी जीतों और संस्कृति को पत्थरों पर उकेरा, सिक्कों पर अपने निशान छोड़े और बड़े बड़े स्मारक बनाए। ये हो गए हमारे पुरातात्विक स्रोत। दूसरी तरफ विद्वानों ने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों में समाज के नियम लिखे और दूर दराज से आए विदेशी यात्रियों ने अपनी डायरियों में वो सब हूबहू दर्ज किया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। आसान शब्दों में कहें तो पत्थरों और पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ना। इतिहास की गुत्थी कैसे सुलझती है, इसका ये एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। 1400 ईसा पूर्व के बोगस कोई अभिलेखों में हमें इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी है 1837 की। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने आखिरकार अशोक की ब्राह्मी लिपि का कोड तोड़ ही दिया। अचानक से सदियों से खामोश पड़े उन पत्थरों को मानो एक आवाज मिल गई और हमें देवनामपीय पियदस्सी यानी देवताओं के प्रिय सम्राट अशोक के बारे में पता चला। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे अलग अलग तरह के ग्रंथ मिलकर हमारे सामने एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ वेद और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें उस समय का दर्शन और समाज की संरचना समझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाणक्य का अर्थशास्त्र और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जैसे धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं जो सीधे तौर पर तत्कालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता के खेल का सटीक विवरण देते हैं। हैरानी की बात देखें कि आज के आधुनिक भारत की पहचान अभी भी इन प्राचीन साहित्यिक स्रोतों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, वो किसी आधुनिक किताब से नहीं बल्कि सीधे हजारों साल पुराने मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मतलब हमारा अतीत आज भी हमारे साथ जीवित है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, विदेशी विवरण, दुनिया की नज़रों से भारत। सच कहें तो इन महत्वपूर्ण विदेशी गवाहों के बिना भारत के इतिहास की टाइमलाइन में कई खाली जगहें रह जाती। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने मौर्य काल में इंदिका लिखी। फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने यहाँ के समाज और बौद्ध धर्म को बहुत बारीकी से दर्ज किया। इसके अलावा अरब से अल बरूनी ने किताब उल हिंद और मोरक्को से इब्न बतूता ने रेहला जैसे शानदार यात्रा वृत्तांत लिखकर हमें उस समय के भारत की एकदम साफ झलक दिखाई। अब आते हैं चौथे भाग पर, सिंधु सभ्यता की खोज, हमारा सबसे बड़ा ऐतिहासिक केस स्टडी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। सच मानिए, ये कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। 1826 में चार्ल्स मैसन को जमीन पर बस कुछ पुरानी ईंटें दिखाई दी थीं। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वहां नीचे क्या छिपा है। फिर लगभग 100 साल बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और ठीक 1 साल बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को जमीन से बाहर निकाला। मतलब कुछ ईंटों से शुरू हुई बात ने एक पूरे के पूरे भूले हुए साम्राज्य को खोज निकाला। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग से हमें पता चला कि ये सभ्यता इतने लंबे समय तक फली फूली थी
और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे पहली बड़ी शहरी और कांस्य युग की सभ्यता थी। इसका स्केल इतना विशाल था कि आज भी हम इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, प्राचीन नियोजित शहर, शहरी इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृतियां। इन प्राचीन शहरों की सबसे कमाल की बात क्या है? वो है इनकी प्लानिंग। हजारों साल पहले भी उन्होंने एक समान पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया। इन शहरों में ढकी हुई नालियों का एक बेहद शानदार और एडवांस नेटवर्क था। घरों में 4-5 कमरे, एक आंगन और अपना खुद का कुआं होता था। और उनकी दूरदर्शिता देखिए, घरों के मुख्य दरवाजे शोर शराबे वाली मुख्य सड़क पर नहीं, बल्कि पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। ये सब एक बेहद शांतिप्रिय और व्यवस्थित समाज की तस्वीर पेश करता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही बड़े शहर अपनी अपनी अलग कहानियां बयां करते हैं। हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास, बड़े बड़े अन्नागार और R37 जैसे खास कब्रिस्तान मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ ही मृतकों का टीला है, वहां से हमें पुरोहितों का आवास, एक बहुत ही विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की वो मशहूर मूर्ति और आदि शिव की मोहरें मिली। ये अंतर हमें दिखाता है कि कैसे हर अलग कलाकृति उस समाज का एक नया पहलू सामने लाती है। 10 मीटर, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी थीं। ये नंबर ही अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि उनकी नागरिक इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का लेवल क्या था। आज के हमारे कई आधुनिक शहरों को भी ऐसी चौड़ी और व्यवस्थित सड़कों पर गर्व होगा। और हाँ, सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही नहीं, बाकी शहरों से भी हैरान करने वाली चीजें मिली हैं। लोथल एक बहुत ही बिजी बंदरगाह था और यही इकलौता ऐसा शहर था जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। चन्हूदड़ो एक इंडस्ट्रियल हब था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वहां से लिपस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधन भी मिले। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले। और रोपड़, वहां तो इंसानों के साथ उनके वफादार कुत्तों को भी दफनाया गया था। ये सब साबित करता है कि ये लोग बहुत ही जटिल, जीवंत और भावनाओं से भरे हुए इंसान थे। खैर, आज का हमारा ये सफर तो यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ जाता है। उनकी वो लिपि जिसमें भाव चित्रात्मक चिन्ह हैं, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम उस लिपि को डिकोड कर लें, तो इतिहास की धूल में छिपी और कितनी नई कहानियां हमारे सामने आएंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महान अतीत को और गहराई से जानने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।